असल बात यही है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, तकरीर करना एक बहुत बड़ा फन है, बहुत बड़ा आर्ट है। किसी के अंदर कुदरती तौर पर होती है, और अगर नहीं है तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सलाहियत या ट्रेनिंग के जरिए नहीं आ पाती, वो पूरी की जा सकती है। ऐसी चीज़ नहीं है मेरे अंदर सलाहियत ही नहीं है, वो बहुत अच्छा तकरीर करती है, करते हैं। मैं तो पैदाइशी मेरा सलाहियत है, ऐसा नहीं। हर आदमी के अंदर वो चीज़ अगर कमी है तो डेवलप की जा सकती है। और देखिए हम लोग दुआ पढ़ते हैं ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने दिया जब फिर में दावत दो। अब उनको डर लग रहा था, कैसे बात करूँ, क्या करूँ, तो सीना जो है जकड़ा जा रहा था। तो दुआ करते रब्बी ऐ मेरा इश्राह की खोल दे मेरे लिए सदी मेरे सीने को, कि मेरे जो खौफ है, डर है, आप लोगों को भी होता है जब दावत देने जाओ तो कैसे बात करो, क्या करो, क्या सोचेगा, बहुत सारे अंदेशे दिमाग में होते हैं। तो उस वक्त ये दुआ अल्लाह ताला से जब वैसे मेरे अम्र, मेरे काम, मेरे टास्क को आप वैसे ही आसान कर दीजिए, वैसे ही होगी। मेरे जबान में जो लुकनत है वो नहीं थे, लुकनत उस चीज़ में आता है कि चीज़ नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर भी आ जाती है। हम हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, दिखलाते नहीं है, लेकिन जब बात करते वक्त वो डर की वजह से जबान लड़खड़ाती है। नॉर्मल इंसान की भी जबान लड़खड़ाती है। तो एक दुआ बंदा दुआ करता है कि मेरी जबान लड़खड़ाया ना, मैं अपने फिर बात क्या है ताकि वो समझ सके मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि हमारे जहन में कुछ आइडियाज, कुछ थॉट्स रहते हैं, वो सामने वाले के दिमाग में बैठा है, और उसके लिए प्रोसेस हमारी आइडिया बिजली के दिमाग में। आज देखिए तो एक मीडिया वॉर चल रहा है, वो जो रेस्ट जो चाहता है 50 मीडिया के जरिए वो जो सोचता है पूरी दुनिया को छुपाता है। टीवी है, एड्स है, जैसे अलग अलग तरह से हम लोग वही सोचते हैं तो बेस्ट है। हमारा भी काम है उस काउंटर करने के लिए, ये हम जो सोच रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी जो है पूरी दुनिया में पहुंचे, हर आदमी वही सोचे तो हम सोचते हैं। और इसके लिए ये प्रोसेस जो है वो जराए रहते हैं, एक तहरीर का है, राइटिंग, और दूसरा स्पीच। दो चीज़ जो है तहरीरों का नाम जो है बहुत सारे जर्नलिज्म, ये सारे कोर्सेज हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रोफेशनल बहुत सारे कोर्सेज भी रहते हैं, और बहरहाल हम लोग कुछ सीखते भी हैं, लेकिन सीखने के बाद भी बहुत सारी कमियाँ, खामियाँ, छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, तो इसके जरिए हम लोग देखिए तकरीर जब बात करते हैं तो तकरीर के दो हिस्से होते हैं। पहला है स्पीच इटसेल्फ, है तकरीर का मवाद जो है ना, कंटेंट जिसे कहते हैं कि आपका मवाद क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हिस्सा क्या है, उसी मवाद को आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी प्रेजेंटेशन, डिलीवरी किस तरह। मवाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे खुशखुश अंदाज में आपने क्या कि पहले 5 मिनट ऑडियंस हो आवाज़ में बात चला एक ही को देखे जा रहे हैं, किस तरह ऐसा धीरे आवाज़ नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल करती। तो मवाद कितना भी अच्छा हो, अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो पूरी तकरीर का असर लाया है, किसी काम की तकरीर नहीं। तो दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मुस्बत तौर पर हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले 15-20 मिनट इंशाल्लाह मैं मवाद पर बात करता हूँ कि आपकी तकरीर जो कैसे बैलेंस हो, क्या उसको करना है, और इंशाल्लाह फिर सेकेंड हाफ में हमने 20-25 मिनट में उसकी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो रिकॉर्ड किया है वीडियोज़ मेरे जाने के बाद जो रिव्यूअर्स हैं, तो उसमें नंबरिंग का अपन फॉर्मेट मैंने बात किया था, उसमें ये होगा कि जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा किन किन पॉइंट्स पर हमें वो रिव्यू करना है, हमारे क्या खामी करनी है। तो जब प्रेजेंट होता है, स्क्रीन पर प्रेजेंट होगा, तो बेहतर ये होगा कि रिव्यूअर यहाँ पर बैठे और जो स्पीच है वो देख कर सब लोग के हाथ में कागज होगा, और किन किन पैमानों पर नंबर दिए, 5 नंबर इसके लिए, 10 नंबर इसके लिए, 32 नंबर है। तो हर आदमी, हर खातून जो है वो अपने अलावा बाकी सबको नंबर देंगे, और फिर टोटल मार्क्स आपको देंगे, ताकि आप लोग भी इन्वॉल्व रहें, आप लोग भी देखें कि तो लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम जब शुरू करेंगे तकरीर अपनी, सबसे पहले स्टेज पर आते ही आप क्या करेंगे? सबसे पहले जी सलाम से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अल्लाह का हमदा है ना। जैसे आपको बुलाया गया स्टेज पर, सबसे पहले क्या है? अल्लाह ताला को अल्लाह को शुक्र अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर अल्लाह ताला हमसे बात शुरू करें, तो या तो वो पढ़ लीजिए अल्लाह के हमसे साथ, या अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और आलिहि वसहबिहि, या पढ़ लें जो भी आपको पहला बात शुरू करेंगे हमसे।
उसके बाद हम आपने बयान कर दी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या रहेगा कि सलाम से पहले हाँ रब्बिश अली वो एक दुआ पढ़े। जब कुरान को है रब्बिश अली से पहले आपका टॉपिक जिस عنوان पर आपने बात रखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई आयत अगर वो कुरान में वो आप याद करेंगे तो अल्लाह का हम बयान करने के बाद में फिर बिस्मिल्लाह और फिर वो कुरान की आयत और फिर बिस्मिल्लाह करके रब्बिश अली आपने आयत तो कर दी टॉपिक से रिलेवेंट है। फिर उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करके अल्लाह ने मेरे सीने खोल ताकि मैं कहना चाह रही हूँ समझ सके सुन सके। तो ठीक है शुरू हो गया आपने हम बयान कर दी हमारी आयत पढ़ ली और अल्लाह से दुआ कर ली कि अल्लाह आसान कर दी। ये बोल पढ़ इसके बाद क्या करेंगे सबसे कहेंगे मतलब अगर स्टेज यूज तो बैठे हुए हैं तो शुरू करेंगे कि स्टेज बैठे हुए अगर नाम याद है फला 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 तो भी हुए और बहुत मेहमाना या कवानीन या बहुत अस्सलाम वालेकुम और उसको एक पहुँच दीजिए जो कुछ जवाब भी करते हैं ठीक है तो सलाम को पहुँच देंगे अस्सलाम वालेकुम तो आप सलाम करेंगे ठीक है। शुरू कहाँ से किया हमने हम किया फिर कुरान क्या है कि दुआ की और ऑडियंस जो बैठे स्टेज पर बैठे अगर नाम याद है तो नाम लेंगे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो वक्त पूरा निकल जाएगा। दो तीन लोग ही बैठे 2-3 लोग के नाम बोल के उनको नाम लेके मुखातिब करके और ऑडियंस को खड़ा करके और फिर सलाम करेंगे। उसके बाद टॉपिक रिपीट करना बहुत जरूरी है। हम लोग बात समझते हैं ना कि वो कन्वीनर उसने अनाउंस कर दिया कि साहिब साहिबा जो आएंगी और इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम समझ रहे होते हैं कि ऑडियंस पूरा सुन लिया होता है फिर जब स्पीकर बदलता है ना तो उस वक्त एक स्पीच चल रही होती है वो ऑडियंस थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है वो स्पीच खत्म हुई अब वो जरा सा रिलैक्स हो जाता है माइंड वो माइंड सुनने की कोशिश नहीं होता है जब तक कि नया स्पीकर स्टेज पर आता है और उस पीरियड में कन्वीनर क्या बोला टॉपिक क्या दिया ऑडियंस जो है एक अनकॉन्शियस स्टेज में रहता है बस एक स्ट्रेस से रिलैक्स होकर अगले स्ट्रेस में घुसने के लिए जरा सा तो बीच में रिलैक्स पीरियड में कन्वीनर ने जो बात बोला टॉपिक को सुनते हैं नहीं भी सुनते लेकिन जब आप स्टेज पर आगे खड़े हो गए उस वक्त हमको पॉइंट टॉपिक रिपीट करना बहुत जरूरी ये मत समझ लो तो बोल ही चुका है अब आज हम डायरेक्ट शुरू हो गए टॉपिक पर आप ये कह रहे हैं कि मैं आज इस عنوان पर XY عنوان पर अपनी बातें करूँ ठीक है तो टॉपिक को दोहराना है। उसके बाद आप जो टॉपिक रिपीट कर दिया आपने वहाँ से बात ऐसा रहता है कि कोई टॉपिक ऐसा रहता है हम समझ रहे होते हैं बहुत आसान टॉपिक है हर आदमी समझ रहा है समझ रहा है लेकिन कभी कभी उसको क्लैरिटी जरूरी है। आपने क्लैरिफाई नहीं किया ऑडियंस में अगर 4-5 लोग भी ऐसे जिसको उस टॉपिक का मतलब नहीं मालूम पूरी स्पीच सुनते हुए उससे दिमाग घूमते रहे नहीं है क्या عنوان क्या है इस अगर आप निफाक पर बात करें तो सकते तो मालूम है क्योंकि नया उसको निफाक बता रहा एक बार मैं इसे एंड कर रहा था इज्तिमा था और ये पूरी स्पीच खत्म हो गई इस पर वो नया साथी था इज्तिमा में आया था बहुत पहली बार है तो मुझसे पूछा नाजिल बोली जा रहा है नाजिल तो बेचारे बंदे को पता ही नहीं था दिमाग में स्पीच एक तरफ थी उसके दिमाग घूम रहे हैं नाजिल क्या तो बोले वो करता है ऐसा होता है क्या होता है एकदम नया आदमी का हम समझ रहे नाजिल कौन सी है ऐसी बहुत सारे वर्ड जैसे होते हैं कोई टॉपिक आपको दिया गया ऐसा इकबाल का शेर हो जाता है कभी कभी इस عنوان पर आपको बातें रहती है और बेचारे कई बंदों को शेर भी समझता नहीं है तो थोड़ी सी इसलाह करते हैं थोड़ी सी क्लैरिफाई करना जरूरी है। तो टॉपिक अगर उसको वजाहत करना है उसको हल्की सी वजाहत कर दें तो आपने टॉपिक कर दिया ठीक है। उसके बाद स्पीच का आप देखिए आपकी तकरीर में एक बैलेंस होना चाहिए। कभी मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट के ऊपर आप भी कंटेंट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए या एक बार आपका स्ट्रक्चर्ड टॉप जो कहते हैं जब बाकायदा बैलेंस स्पीच होती है उसमें मिस अनबैलेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तरतीब आप फॉलो कर सकते यहाँ तक तो आप पहुँच गए कोई बताएगा अभी तक मैंने क्या क्या बातें रहती है पहला कुरान की आयत फिर रिपीट करना है और ठीक है 5 पॉइंट्स ये हमारा जो इसको हम कहते हैं तो बिगिनिंग ठीक है बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक
बिगिनिंग में मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1 मिनट से 1.5 मिनट में फाइनल होगा। आप प्रैक्टिस करिएगा, 1 मिनट में पढ़िए, ठीक है। 1.5 मिनट में आपको ये बिगिनिंग खत्म हो जाएगा, आपका बिगिनिंग खत्म हो जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं, जो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होगा, किस तरह से आप लोग यूज करते हैं, उन टॉपिक यूज करना, इसमें क्या चीज़ क्या लगता है। आप टॉपिक कमी लिख लीजिए या इंट्रोडक्शन कह लीजिए, आप लोग स्पीच शुरू कर दी ना, कैसे करें, डायरेक्ट वर्ड शुरू कर देते या कुछ जो टॉपिक दिया गया है थोड़ा सा मान के आप बोल चुकी है, ठीक है। जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टॉपिक के बारे में आप बताएंगे तो आपको बॉडी ऑफ नेचर में आने वाला है ना, या असल बात तो आपकी उसका मतलब क्या है, वो तो वजाहत आपने पहले कर दी है। हदीस हदीस करेंगे, ठीक है। असल में मैं बता उसमें कैसे रहता है कि आपकी असल स्पीच आने वाली है, लेकिन स्पीच से पहले ऑडियंस के अंदर ना कुछ ऐसी बातें कहें आप कि यू शुड एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, मतलब ऑडियंस को लगे कि ऐसे कुछ जुमले, कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ न्यूज आई है, आपका टॉपिक उससे रिलेटेड है या किसी टॉपिक से, अगर आप आज की आपने अखबार पढ़ी, आज की हेडलाइंस ये है, ये मसला चल रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। कहीं जगह आपको डेट अगर इम्पोर्टेंट है, आप शुरू कर सकते हैं, आज वो तारीख है जिस दिन आज से 20 साल पहले ये पढ़ाई में उससे रिलेट कर सकते हैं, या उस टॉपिक पर कुछ भी इस जुमले से हो कि ऑडियंस को मोटिवेट कर दें, एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर लेके आना। आप रिव्यू में देखेंगे, क्योंकि अक्सर होता है, आप लोग का भी होगा, स्टार्ट होता है तैयारी तो थी नहीं, तो 2 ही दिन पहले मैंने किताब खोली और फिर वक्त तो वो नहीं मिल सका था, फिर भी कोशिश करूँगी जो भी टूटे फूटे अंदाज में अपनी बातें करके ऑडियंस को डिमोरलाइज करेंगे। तब खुद ही इराद कर रहे हैं मेरी तैयारी नहीं है, टूटे फूटे अंदाज में, तो ऑडियंस आपको टूटे फूटे न्यूज सुनने के नहीं है, आप तैयारी करके आए हैं, ऑडियंस आपको सुनने आया है, तो ये नेगेटिव स्टार्ट जो है कभी भी ऑडियंस डिमोटिव, अगर तैयारी नहीं भी है ना तो स्टार्ट विद द पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव नोट्स आप शुरू करें। इनकी सारी बहुत सारी तो कहता है, अच्छा बात तो कहता सही भी रहता है, शुरुआत ऐसी भी, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी रहती है, लेकिन खामखा की इनके सारी ये सब चीज़ें कोई जरूरी नहीं आता, क्यों खामखा की ऑडियंस को डिमोटिवेट करती है। अगर तैयारी नहीं भी है, या जितना भी आपने तैयार किया है अल्लाह से दुआ करके पॉजिटिव भी शुरू करना, ऑडियंस के लेवल को इंटरेस्ट बनाकर और फिर उसके बाद उनकी बातें, ये बात ध्यान रखें, कभी भी नेगेटिव इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। आपके कुछ जुमले किसी हिस्टोरिकल से रिलेट कर दीजिए, कोई करंट न्यूज से रिलेट कर दीजिए, किसी डेट से रिलेट करिए, या कोई भी किसी भी तरह आपके पास ये होना चाहिए कि शुरू में जो 2-3 जुमले आपके हैं वो ऐसे हो ऑडियंस के अंदर उस टॉपिक का इंटरेस्ट पैदा कर दें, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऊपर लेके आ जाए, ताकि उनको लगे कि आगे जो बातें आने वाली है दिस वेरी इंटरेस्टिंग, इसको हमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि क्या मिलेगा, क्योंकि डिले है, तैयारी नहीं, तो उनका इंटरेस्ट लेवल ठीक है। आपका बिगिनिंग के बाद 5 पॉइंट बिगिनिंग के थे, उसके बाद आपने सेकेंड डिस्कशन, फिर उसके बाद आपका आता है असल जो कहते हैं बॉडी ऑफ द लेक्चर, आपका असल जो तकरीर है अब शुरू होगी, ठीक। अच्छा बॉडी के अंदर क्या रहता है, फिर बॉडी में आपका जो मवाद आपने तैयार किया, यहाँ आपकी असल स्पीच है। अच्छा उसमें अगर आपको स्पीच में कई हिस्से हैं तो आप शुरू में बोल दीजिए कि इस टॉपिक के फला फला हिस्से हैं, इस पर हम लोग बातें करेंगे, ताकि अलग अलग आप उसमें बांट सकते हैं, तो बांट लीजिए, कोई शुरू नहीं। अगर उसके हिस्से नहीं कर सकते आप, प्योरली मोटिवेशन एक ही उन्वान पर खाली आपको कुरान हदीस से उसी एक ही पॉइंट को स्ट्रेस करना है, उसके अलग अलग हिस्से नहीं है अगर, तो ठीक है कोई इशू नहीं, आप उसको लेकिन आप बस बॉडी के अंदर ना ऑडियंस को ऐसी कुछ चीज़ मिले कि कुछ चीज़ नया मिलना चाहिए, आपकी अच्छी रिसर्च, मेहनत, मुताला, हर जगह से रिसोर्स, कुरान हदीस के हवाले का एक कोर्स, और आपका धीरे धीरे ऑडियंस को आप एक लेवल तक आप लाके आप कुछ पॉइंट्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो उसके जहन में बैठ जाए, कन्विंस हो जाए, तो वो आपका बॉडी ऑफ द लेक्चर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप लोग फ्री जिस तरह से आप करना चाहें। उसके बाद जो एंडिंग होता है, कंक्लूजन बहुत अहम रहता है। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए आपका, अब कंक्लूजन में क्या जुमले होने चाहिए, क्या चाहते हैं कंक्लूजन में, स्टार्ट
से एंड तक का पूरा एक वो दे दिया, निचोड़ दे दिया। स्टार्ट से एंड तक एक समरी बयान कर सकती है, ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ जी, शेर बोली, दो लाइन हाँ बोली। अशार, ठीक है। और मतलब हमने तकलीफ की, उससे बचने का तरीका बताना चाहिए, अगर कुछ गलत है तो फिर उसके लिए क्या सही कर सकते हैं। मैंने तकलीफ जो किया उससे बचने का, मतलब अगर कुछ गलत है हम हाँ ठीक है, किसी चीज वो पे करता है, रब से बोलने में गलती है, अल्लाह ताला से माफ कर, ठीक है। और इससे हमें आपने तकलीफ क्यों किया? लेसन उससे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना है ताकि लेसन, ठीक है, आप करीब आ रही हो जी। और कुछ ऐसे पॉइंट्स रखना है जो ताकि और सामने वाले को उसका मेन मतलब मोटिव पता चले जी, मोटिव पता चले। और सही जुमला ये है, देयर शुड बी एन अपील फॉर एक्शन, कि एक आप बताओ, आपने पूरा किस लिए किया? आपको चाहते हैं ना, आप ऑडियंस से कुछ एक्शन करवाना चाहते हैं, उसकी अपील जरूरी है ना। कि आपने किसी विमान के तहत आपने बातें रखी हैं, अब ऑडियंस से अपील, अपील बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, मतलब पुरजोर अपील होना चाहिए, ऐसा रुके सुखे अंदाज में नहीं होता। आपने स्पीच कर दी, उसको अच्छे से अपील करें कि आपने सुन लिया, समझ लिया, अब हम ये चाहते हैं कि, अब क्या चाहते हैं, अच्छा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उसमें अपील का कुछ स्कोप रहता नहीं है, एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक रहती है, कुरान में चीजें समझना करना, क्लैरिफिकेशन है, उसमें अपील नहीं होती है। तो कम से कम ये अपील हो कि हम आपसे दरखास्त है कि इस उन्वान पर आप मजीद मुताला करें, ठीक है, ये अपील कर सकते हैं। उसमें एक्शन तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक ऑब्जेक्ट, एक कॉन्सेप्ट है, वो क्लैरिफाई करना है, आप समझाना चाह रहे हैं, उसमें कुछ अपील नहीं है, लेकिन कम से कम ये अपील तो हो सकती है कि इस उन्वान पर आप मजीद मुताला करके और अपने इल्म में इजाफा करें, ये अपील हो सकती है। ये अपील जो है ना, ये कंपलसरी है, ठीक। वरना बाज़ औक़ात होता है कि वो स्पीच खत्म होगी, ऑडियंस चले गया, टाइम खत्म हो गया, ऑडियंस को पता ही नहीं चला कि चाहता क्या था, हम करना क्या है। आपने पूरा मेहनत करके कंक्लूड नहीं किया तो पूरी स्पीच मतलब पूरी वेस्ट हो गया। अच्छा, कंक्लूजन का जो आखिरी लाइन जो है ना, पंच लाइन है, वो बहुत एम्फेटिक होना चाहिए। मतलब जो जुमला आप कह के स्टेज से हट रहे हैं ना, एक बोलते ना, पंच दे के आपको फिर हटना है, पंच लाइन जो है ना, वो बहुत वेल प्लान होना चाहिए, वेल प्लान, घटी हुई, उसमें आप फंबल न करें, जबान अपनी जरा भी लौटाएंगे। जैसे आपने कहा कि शेर हो सकता है, कुरान की आयत हो सकती है, किसी बड़े फलसफी या कोई कौल हो सकता है, या कोई ऐसी पंचलाइन जो आप एक खुद से ही वो डेवलप कर सकते हैं कि बहुत एम्फेटिक अंदाज में, वो पंचलाइन जो है बहुत जरूरी है। तो कंक्लूजन जो है आखिरी का, वो आपका रटा हुआ होना चाहिए। उसमें अगर आपका अक्सर होता है कि स्पीच करते करते वक्त का अंदाजा नहीं होता है, और हम कहाँ काट छाट करते हैं कि मवाद तो बोलना ही बोलना है, कंक्लूजन फिर वो जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं। नहीं, स्पीच थोड़ी काट दीजिए। अगर आपका स्पीच का टाइम, आपका आधा घंटा टाइम दिया गया है और टाइम में असल घड़ी देगा आपने बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको स्पीच को खत्म करने के चक्कर में पड़ेगा। आपका अच्छा खासा वक्त था, ठीक है, कुछ एक आध पॉइंट कम जाए, ठीक है, तो कंक्लूजन को आपका पहले से होना चाहिए। जितना मेरा रिवर्स से बोलता है, रिवर्स गंज का 5 बाकी रहेगा, तो ये बातें मैं करके ही स्टेज से हटता है, तो कंक्लूजन बड़ी स्पीच में कट शॉर्ट कर दीजिए। मतलब रिव्यू में देखेंगे आप लोग जो चीज़ें कि किस तरह से लोग एकदम एब्रप्ट एंड होता है, उस पर आपको कंक्लूजन पे भी अगर नंबर रखा है तो अच्छी बात है। तो कंक्लूजन किस तरह से किया है वो भी बहुत अहम रहता है। तो कंक्लूड अच्छे से नहीं किया, स्पीच करते करते वो आपको बताओ ना, अल्हम्दुलिल्लाह आदमी क्यों आए थे, क्यों बोल रहे थे, हमसे क्या चाहते हैं, कुछ पता नहीं। तो ये देखिए, ये चीज़ें जो है ना, एक स्ट्रक्चर्ड टॉक के लिए बहुत। तो अब आज के बाद जब आप स्पीच तैयार करेंगे, तो मुझे उम्मीद है इन सारे पॉइंट्स पर आप जरूर गौर करेंगे, है ना। देखिए इसमें क्या रहता है ना कि ये अभी आप रिव्यू देख रहे हैं, जरा सा एक रिक्वेस्ट है, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं, लोग उसे झेल नहीं पाते हैं अपने आप को पहली बार देख। अच्छा, कितने लोग जो अपनी स्पीच को पहली बार देखेंगे? अरे वाह, तो बड़ा बहुत खतरनाक हो जाता है एक्सपीरियंस। मैंने कई बार किया है वर्कशॉप, बात मोटिवेशन बात करके भी, समझा के भी, बुरा मत मानिएगा ऐसा वैसे, उसके बावजूद भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको देख के कुछ और एक कमेंट होगा तो तीर की तरह लगता है, ये तनकीद बराए इस्लाह है। हाँ, वही सब समझाते हैं, तनकीद बराए इस्लाह है, हम सब एक बीच में बैठे हुए हैं, कोई बुरा नहीं मानना है, हमें कॉज के लिए है। सारा समझाने के बावजूद एक छोटी छोटी चीज की ना आदमी बर्दाश्त, भले जाहिर नहीं करता, लेकिन चेहरे से मालूम करता है कि बर्दाश्त नहीं कर रहा, अंदर से बोल रहा है क्या, क्यों क्यों है, क्यों से बोल रहा है कि बंद कर रहा है, अकेले घर में मैं देख लूंगी, लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन आप लोग से
जरा संभाल के बोलो अच्छे से, कोई ऐसा नर्वस होने की जरूरत नहीं। लेकिन ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम सब यही किसी में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप स्पीचेस सब लोग बाकी 70 नंबर आने वाले हैं, तो आप लोग पॉजिटिवली एकदम इसको चीज लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो रिव्यू होगा, मैं सही में कह रहा हूँ, इसमें अगर आप पॉजिटिव लेंगे ना, उसको नेगेटिव कुछ भी नहीं, एकदम होता है ना रोमे जमाने में बेशरम होकर आप उसको जरा सा दिल में एक तरफ हटा के समझिए आप में कोई और बोल रहा है, हाँ, उस तरह से अपने आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक। तो रिव्यू में अपने आपको बहुत अच्छे से गौर करें, कहाँ कहाँ इन पॉइंट्स पर हमसे कि हमने बराबर शुरू किया कि नहीं किया, कंक्लूजन हमारा कैसा था, हमारा बॉडी में वो सारे मवाद है। तो आप जब आप स्पीच कर रहे हैं, आप अपने आप को ये समझिए कि मतलब ये सुन रहे हैं कि ये कोई और है बोल रहा है और उसकी स्पीच आगे सामने है, ये मत देखिए कि क्या अच्छा लगा, खुश होने की जरूरत है। आप अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस करिए, ये बहुत अच्छा तरीका रहता है खुद अपनी इसलाह जो है। बहुत सारे लोग कोई स्पीकर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं कहता हूँ, अगर आपको नहीं है कोई रिव्यू करने वाला, अपनी स्पीच शुरू से हम लोग करते थे ऑडियो सुन के प्रैक्टिस करके, तो ठीक है उसको एक बार सुन ले तकरीबन, तो बहुत सारे दूसरी सलाह करने से पहले हम खुद समझ में आता है हम कहाँ का मिस्टेक्स मारेंगे, ठीक है। तो आज के बाद अभी कंटेंट के ताल्लुक से तो आप इस चीज के बाद कोई ये ना बोले कि एकदम समझ ही नहीं आया कंटेंट क्या था, यही नहीं कि यार कंक्लूजन कुछ भी नहीं, बिगिनिंग एकदम कैसे एकदम मायूस अंदाज में रोते रोते अंदाज में शुरुआत कर रही है, ये सब चीजें पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंटेंट पर हम लोग यहाँ मेरी बात खत्म हो रही, कुछ सवाल हो तो कंटेंट के ताल्लुक से फिर मैं आऊँगा प्रेजेंटेशन पर, इस पर कुछ आपका फीडबैक या कुछ चीजें। सब अलहमदुलिल्लाह एकदम परफेक्ट हो गए, सबका कंफ्यूज हो गए, वो रिव्यू दिमाग में घूम रहा है, इनका फेल होता है जब पर्दा में आवाज दिखाया जाएगा। जी खत्म नहीं हुआ भैया, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नहीं। अच्छा आप देखिए, ये तो हमने बात कर ली प्रेजेंट कंटेंट के ऊपर, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब मैं कहूँगा 75-25 1/4 और 3/4 का रेशियो होता है कि कंटेंट का जो लेस देन हाफ कंटेंट के रहता है, ऑडियंस पर इम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव से, और मेजर हिस्सा क्या रहता है आपका प्रेजेंट, किस तरह आप प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ये बहुत अहम है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रेजेंटेशन देखिए, सबसे पहले आता है इसके कई हिस्से हैं, इसका पॉस्चर है, इसका जेस्चर्स है, टर्मिनस है, आई कांटेक्ट है, और बहुत सारी चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले देखिए पॉस्चर आता है, आप किस तरह खड़े हैं। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा जब आप स्टेज पर आए ना, आपका नाम पुकारा जाए, या तो कुर्सी बैठे होंगे या ऑडियंस में आप चल के आएंगे, है ना। तो जब भी स्टेज पर चल के आए तो आपकी ऐसा ना हो कि यार इंतजार कर रही थी कब बुलाएगा, आगे ऐसा लग रहा है कि भाग पहुंचा रहेगा। तो इस पूरे वकार के साथ नॉर्मल स्पीड में, ऐसा भी नहीं एकदम लड़ रहा है, वकार के साथ नॉर्मल स्पीड से अपना मतलब वो उससे आपका नर्वसनेस जाहिर होता है, मतलब आदमी नर्वस कंडीशन में तेज भागता है या स्लो करता है या इधर उधर, मतलब जिस तरह नॉर्मल आप रहते हैं, और ये भी नहीं कि वो जा रहे हैं तो चिट्ठी देखते हुए जा रहे हैं क्या है, मतलब कुछ भी एकदम नॉर्मल लाजमी जिस तरह आप आमतौर पर चलते हैं उससे हट के कोई हरकत आपकी नहीं होती, एक नॉर्मल आपका मूड होता है वो होना चाहिए। तो स्टेज पर आने के बाद में फिर क्या होता है, स्टेज पे आके जल्दी माइक अगर नीचे है तो उसको अगर स्टैंड वाला माइक करते कभी तो अक्सर देखा गया है कि वो थोड़ा सा कर दिए, जितना आया वो और नहीं हो रहा तो स्टैंड को करके लेवल पर लाने की जहमत नहीं करते, पूरी स्पीच जो है बेचारे झुकी पूरी स्पीच में चली जाएगी, पूरा पॉस्चर ऐसा टेढ़ा पॉस्चर रहता है, और उसी में करके या माइक हल्का झुका दिया वही टेढ़े करके इस तरह करें, और पूरी स्पीच में ऐसे झुके हुए हैं, और क्या स्पीच करें नहीं करते। वो तो होता है कई बार रिव्यू में देखा उन्होंने कि वो नर्वसनेस आपको वो हिम्मत नहीं होती है, थोड़ा देर रुक के ऑडियंस बैठा सुनने के लिए बैठा है ना, थोड़ा सब्र करो, आराम से माइक कर लो, वायर अगर पैर पे वो अक्सर रहता है, वो खड़े हो गए, अब वो पैर नीचे वायर के उस पर अक्सर रहता है, अब वो उलझन होते हैं, स्पीच चल रही ध्यान उधर है, वो कैसा उसको फिर थोड़ा उसको हटा के उसको फिर भी पैर में आ रहा है, वो आपको पूरा ध्यान वहाँ लगा है, कैसे अभी हिम्मत नहीं होती है, जरा एक पॉज करके उसको सही करके वायर हटा दें, ये कर दें, माइक से कर, तो जो चीज आपको डिस्टर्ब करे ये जो पहुंच जाए, इससे आप बेफिक्र हो जाइए, पूरे मजमा आपको लेकर आए, चाहे 100 का हो या 1000 का मजमा कितना भी होगा, तो आपको जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अगर कोई बात कर रहा है, जैसे ये मेरा बच्चा उलझ रहा है वो ज्ञान तो समझ आ रहा है,
तो इस तरह जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं, वायर अगर है, कोई मूव कर रहा है तो जरा उनको बैठा दें। वायर अगर पैर के बीच में आ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस उसको हटा दें। माइक अगर है तो माइक पहले उसको सही लेवल पर कर दें, और माइक आमतौर पे वो चिन लेवल पर होना चाहिए। ये चिन लेवल पर 6 इंचेस एक ये अगर सेंसिटिव माइक है तो अच्छा है, अगर बहुत सेंसिटिव तो बहुत करीब भी कर दे तो इशू नहीं है। तो माइक चिन लेवल एट 6 इंचेस गैप के ऊपर होना चाहिए। कभी कभी वो आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे ना कि वो माइक ऐसा रहता है कि पूरा मुंह के बीच में आया हुआ है, आपको ऑडियंस दिखते हैं, मतलब मुंह के सामने जो माइक रहता है और वो बोल रहे थे। अगर इधर दिखे तो पब्लिक दिखती है, इधर दिखे तो पब्लिक, बीच में माइक एकदम डायरेक्ट ऐसा रहता है, अक्सर आपने देखा। तो माइक का पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको भी डिस्ट्रैक्ट करता है, ऑडियंस को भी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो कोई चीज ऐसी नहीं हो जो आपको आपकी स्पीच में मुदाखलत करें, तो बिना तकल्लुफ आधा मिनट जाएगा, 10 सेकंड जो भी जाए उसको आप सेट कर दीजिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा ये होना चाहिए कि आपके जिस्म पर कोई ऐसी चीज ना हो, जैसे मर्दों में कर रहा हूँ अक्सर पेन जो रहती है वो चमकने वाली रहती है, घड़ी है, कोई और चीज, कपड़े भड़कीले हैं, तो ऑडियंस का ध्यान उसकी तरफ जाता है। आप स्पीच कर रहे हो तो उसका ध्यान आपकी घड़ी की तरफ है, कौन सी घड़ी पता नहीं, पेन कौन सी है, आपकी स्पीच चल रही है उसका ध्यान आपके जिस्म पर ऐसा धड़क भड़क, और कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक चीज रहती है आपके जिस्म में कि वो उसका ध्यान बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करें कि आपके जिस्म पर कोई ऐसी चीज नहीं हो कि ऑडियंस के अटेंशन को डाइवर्ट कर सके, ठीक है। वो पोस्चर कर रहे हैं। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट रहता है कि आप जब खड़े होते हैं तो पैर की स्पेसिंग जो है कंफर्टेबल स्पेसिंग हो। आप अभी देखेंगे, ये मैं इससे कंफर्म से बोल रहा हूँ, कैसे कई केसेस में होता है इस पैर बहुत चिपके हुए रहते हैं। और चिपके हुए रहने में क्या होता है, जब एक्शन करते पूरा बदन यहाँ झुलता है, मतलब एक्शन की वजह से, सिर्फ अगर पैर करीब होने की वजह से ना बहुत रहता है, और वो आपका पूरा बॉडी ना पूरी मूवमेंट रहती है, और स्पीच के दौरान भी इधर इधर ये, तो इसको थोड़ा सा ये हल्का सा फैला नॉर्मल, तो आपका पैर जो फॉर्म रहता है, आप जैसे जोश में बात करें तो आपका बदन हिलेगा नहीं, तो बात कर रहे हैं, थकेट कर रहे हैं, तो इस तरह से वो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन में अगर उतार होता है, जिसमें भी वो मूवमेंट आती है, तो आपका बदन पूरा मूवमेंट इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट करना पड़े तो ये रहता है कि आपके हिप तक, यहाँ तक तो फॉर्म रहे। अगर मुझे एक्शन करना, यहाँ पर बैठे इधर बैठे, तो मेरा मूवमेंट इसके अब ऊपर चल सकता है। अगर कुछ एक्शन करना चाहिए, लेकिन यहाँ से नीचे जो है ना, तो बदन तो नहीं हिलना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक फॉर्म है, ये आपका एक फर्म लगना चाहिए बेस पर आप, तो पैर जरा सा मूव करके अपने आप को आपका पोस्चर इस तरह से होना चाहिए। तो पोस्चर ताल्लुक ये है, और छोटी मोटी चीजें आप इस पर वर्क कर सकते हैं। तो पोस्चर मामले में आप बहुत क्लियर हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका जेस्चर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट जेस्चर्स यानी हाथ का एक्शन है। पूरी स्पीच खत्म होती है, हाथ बाहर निकलते ही नहीं, पूरी स्पीच खत्म हो जाती है, हाथ निकलने का नाम ही नहीं। आप कैसे, आपका बहुत जोश बोलते हैं, बगैर आपके एक्शन के आप कैसे, आपके बात में वजन आएगा ही नहीं। और अगर हाथ बांध के रखे, नीचे रखे, बहुत अगर आप जोश में बात कर रहे हैं, बहुत क्या होगा, आपका पूरा बदन हिलेगा, पूरा ऐसा पूरा मूवमेंट होगा, जोश मतलब बदन में बॉडी इजहार करे, हाथ तो बंधे हुए ठीक है, तो बॉडी आपके उसको एक्सप्रेशन का बॉडी और इतना बोलना लगता है, भद्दा लगता है कि आपके हाथ जो है, आपकी बॉडी आपको आपके जज्बात का इजहार आपके हाथ करना चाहिए। अगर बहुत जोश की बात करें, इस्लाम कायम करना है तो कायम होना चाहिए, है ना। अगर वो इस्लाम फैलाना है तो आप फैला, ये हाथ आप जो कहेंगे हम इस्लाम फैलाना है तो इस्लाम फैलाए, इस्लाम कायम तो कायम करना है। इस बात को नोट करनी है तो नोट करनी है आपका हाथ। कई बार ऐसा होता है कि तो जेस्चर्स आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब मैं कह रहा बहुत ज्यादा होना चाहिए तो होना चाहिए ज्यादा, अगर मैं बोलूँ आपका बहुत ज्यादा जेस्चर्स होना चाहिए, आपको बहुत पुरजोर बात करनी चाहिए, आपको तकलीफ तो वो आंख बंद, पूरा हाथ बंधा हुआ है, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, और बहुत एक लगेगा जो कर तमाशा करता है। ये चीजें जेस्चर्स पर खास ध्यान रखें। और अक्सर जो शुरू स्पीच करते हैं ना, उसका हाथ नहीं निकलता है, बहुत डरते हैं कि ऊपर आ गया तो पता नहीं कुछ वापस आ जाएगी क्या है। हाथ ऊपर आना चाहिए, अब तो शोल्डर्स बहुत नॉर्मल ये होना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा है तो शोल्डर्स के ऊपर क्या करिए, आ जाना चाहिए, तो आपके बात में वो ताकत आई, ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। वरना तकलीफ तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऑडियंस हो चुके होंगे पहले 10 मिनट में सब वो चले और दुनिया में आपकी तकलीफ बहुत अच्छी हुआ करे, कुछ मतलब नहीं, ठीक है। जेस्चर में देखिए, इसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, जेस्चर्स तो कर रहे हैं, लेकिन चाहे जो बात कर रहे हैं हमें ये करना है, दावत भी देनी है, इस्लाम कायम भी करना है, फैलाना भी है, सब करना है, एक ही जेस्चर पूरी स्पीच में, कोई वैरायटी नहीं। आप जो कह रहे हैं उसमें एक ही, आप रिव्यू में देखिएगा, लेकिन
फिर से कह रहा हूँ तो बुरा मत मानिए, इसका तो आप लोग से गारंटी होगा। अगर बड़ी मुश्किल से हाथ आ भी गए तो एक एक्शन हो गया तो उसी पर चलना है, उसी पर चलना है, पूरी वैरायटी नहीं है। चाहे मैडम पूछो मेरा जस्टर्स तो यही रहने वाला है, मैं तो कुछ चेंज नहीं करूँ। ये वैरायटी होनी जस्टर्स के अंदर। पहले जस्टर्स हाथ निकलती नहीं है, हाथ अगर निकल भी गए तो आप जो कह रहे हैं उससे मुताबिक रखना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, मोस्ट ऑफर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्टर्स के ताल्लुक से 2-3 बातें थी। आप खुद हम देख एक्शन करेंगे आपको उसका बाद में असर करना होता है। हम कहते हैं ना कि वो बहुत सारी चीजें जैसे कोई तजवीज करता है, ये बहुत अच्छी कहना थी, लेकिन क्यों हमें पता नहीं होता। हाँ, जो तजवीज के जो फायदा जानते हैं उनको पता है बराबर, हाँ भाई करा बराबर इतना सही करता है, ये सारा क्योंकि पैरामीटर्स पर पूरा करें तब जाके करेंगे। लेकिन जब तक रूल्स पता नहीं हो, हमें ये पता नहीं चलता कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। सेम चीज अप्लाई होती है यहाँ स्पीच के अंदर भी। हमें बात स्पीच होंगे, क्या स्पीच थी, आप पूरे मतलब 1 सेकंड के लिए भी अटेंशन हमारा हट नहीं सका, बहुत मजा है। और बात स्पीच लगता है क्या पता है कैसे आधा घंटा निकाला मैं जानता। तो कोई स्पीच बहुत बोरिंग होती है, कोई स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप बोलते दोबारा कब मैं सुनूं, लेकिन अगर मैं पूछूं क्यों तो आपको पता नहीं होता। तो क्यों का जवाब ये आपका स्पीकर स्ट्रीम प्रोग्राम है कि वो स्पीच अच्छी इसलिए लगी कि उसके स्पीच स्टार्ट अच्छा था, कंटेंट अच्छा था, कंक्लूजन अच्छा था, उसने स्पीच में जेस्चर्स थे, उसका एक्शन था, हर चीज जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो पॉइंट्स आपको मालूम पड़ जाए तो आप भी उसका स्पीकर बन सकते हैं। आप भी स्पीच को भी कह सकते हैं वाह क्या स्पीच है। तो ये स्पीच तो अभी मैं इस पर आया, अभी हमारी बारी, तुम्हारा नंबर बाद में आ गया। तो देखिए हम लोग ये जेस्चर्स की बात कर रहे थे कि एक्शन जो है ना बहुत ऑफर होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए। आपकी जो बात कह रहे हैं उससे मुताबिक करनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी जेस्चर्स के ताल्लुक से। उससे अहम बात होती है जो कि बहुत लोग संबंध करते हैं, बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जैसे निकल गया है पब्लिक स्पीकिंग के इस्तेमाल में कहते हैं टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब ये होता है, हम कहते हैं इंग्लिश में विक्टोरिया टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब क्या है? सेंटर। इंग्लिश में बोलते टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या है? तो टर्मिनेट द जर्नी टर्मिनेट्स, जर्नी एंड्स। और जहाँ जिस जगह पे एंड होती है उसको कहते हैं टर्मिनस। बांद्रा टर्मिनस वो जगह है जहाँ पर ट्रेन की जर्नी टर्मिनेट और एंड होती है। ऐसे हमारे हाथ की जर्नी कुछ तो एक्शन करता है ना, एक्शन में करके फिर इसकी हाथ का एक्शन कहाँ जाके रुकेगा, इसके टर्मिनस किधर इसका, और ये टर्मिनस बहुत है, किसी का जेब में है, किसी का पीछे है टर्मिनस, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है। एक्शन बड़ी ऐसा तो टर्मिनस निकले, एक्शन निकलेगी नहीं, लेकिन ये हाथ एक्शन के बाद जब कुछ एक्शन करेगा और एक्शन करने के बाद कहाँ जाके हाथ करेगा, कोई तो जगह देनी पड़ेगी उसकी, कोई तो जगह देनी पड़ेगी उसकी। तो ये अक्सर लोग टर्मिनस इधर कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे, पेन से करेंगे, कुछ ना कुछ हाथ जो है हरकतें करते रहता है। उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पब्लिक स्पीकिंग उस पर बहुत फोकस किया गया। लेकिन इसमें जो है ना जब छोटे थे बच्चों को तो सिखाया जाता है हाथ ऐसा करके जैक एंजल वेंट ऑफ द एयर, मतलब इस तरह से ये टर्मिनस सिखाया जाता है कि वो उसमें हाथ यहाँ पर रखें। और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में भी ये टर्मिनस करते हैं, आप इस बात करिए इस तरह से हाथ लगा लीजिए। तो ये टर्मिनस में नेगेटिव पॉइंट है, आपकी उंगलियां जो थोड़ा सा ये नर्वसनेस का भी यूज नहीं करती, वो ध्यान रखता है। दूसरा जो अच्छा मैंने 2 कोर्सेज किए थे, एक बहुत पहले किया था, एक नाजर स्पीकर्स अकेडमी, वहाँ पर बहुत माना हुआ क्लासेस है। तो वहाँ पर तो सिखाया गया था कि आपका जो टर्मिनस हो, आपका ये हाथ और ये इस तरह से बंद करके और ये और टर्मिनस नीचे ना, आपका ये लेवल पर आपका टर्मिनस होना चाहिए कि आप एक्शन करें और यहाँ पर इस तरह से आ जाए। बाद में IRF मैंने जो टावर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, जाकिर भाई ने खुद उसको कंडक्ट किया था, हम लोग बच्चों को ट्रेन किया था, पूरा ब्रीथिंग का प्रोग्राम था, उसके बाद 6 दिन सेकंड टेस्ट था। खैर उनके थोड़ा सा मुख्तलिफ, उनका कहना है कि भाई इससे थोड़ा दावत की बात करते हैं तो ये बंद होती थोड़ी सी मुनासिब नहीं लगती। आप हाथ यहाँ पर आप एक्शन करें, आप हाथ दोबारा इधर आ जाए, बस आपको जो कम्फर्टेबल है आप इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ है। लेकिन कम से कम ये हाथ नीचे लटका के कंधा झुला के ये हाथ पीछे रख के या कोई और चीज़ कंधा यहाँ पर है तो हाथ यहाँ पर है, कुछ चीज़ें इस तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो टर्मिनस आपको जो कंफर्टेबल है या तो आप हाथ यहाँ पर है, एनर्जेटिक टर्मिनस, ताकि आपका फट से हाथ निकल जाए। अगर हाथ पीछे रहेगा
तो हाथ निकालने और फिर दोबारा फिर ले जाना लाना ले जाना वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग टर्मिनस ये रहता है, इस तरह से भी करते हैं लोग, जब ज्यादा जोर की बात हाथ चिपक जाता है फिर हाथ जो है सीधा हो जाता है, ये होता है। कभी गलती से हाथ अगर वो बात करते करते हाथ तो फेविकोल पे चिपका हो रहता है, ये निकलते ही बड़ी मुश्किल से कभी निकल गया तो दोबारा मैच करने में वो देखना पड़ता है। तो ये अक्सर ये बुजुर्ग बात कर रहे हैं ऐसे करके एक्शन करके फिर वो फिट हो जाता है, वो लीगो पजल की तरह ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या आप हाथ पचकते रहता है, ये रहता है, वो जब मुश्किल मैच करना है तो टर्मिनस में खास ख्याल रखें आप कि वो या तो ये रहे या ये रहे। ठीक है, तो हमने अभी कितनी बातें कही अभी इसके ताल्लुक से? सबसे पहले पोस्चर, ठीक है, दूसरा जेस्चर्स, जेस्चर्स यानी हमारे हाथ के एक्शन ना, और तीसरा हमने क्या बात की अभी? टर्मिनस। ठीक है, 3 पॉइंट्स ये क्लियर हो गया। टर्मिनस में लेडीज के लिए कुछ अलग भी हो सकता है। लेडीज के लिए भी आप बस ये और ये कोई ना कंफर्टेबल कोई हो, ठीक है, इसका नमाज पढ़ती है आप। और तो सवाल जी थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में बताइए, हम उसमें जी कर जो अभी बताए ना आप थोड़ा सा बताइए। अच्छा, वो अलग से अगर ये लोग कर ले वाला सब देखिए, शॉर्ट में ये है कि मतलब पोस्चर का मतलब ये है कि हम किस तरह खड़े रहें। शॉर्ट में ये है कि जब खड़े रहें तो माइक सेट कर ले, वायर है, कोई डिस्टर्ब कर रही है तो उसको आप ध्यान कर ले और फॉर्म अंदाज में खड़े रहें, पैर थोड़ा फैला कर ताकि बदन आपका गिरे नहीं, ताकि आप अच्छे से बात कर सकें। वो पोस्चर आप किस तरह से खड़े हैं। और आपका जो जेस्चर है, ये जो एक्शन बात चल रही है कि आपका हाथ जो है जब बात करें तो आपका हाथ एक्शन करे, जो हम लोग एक्शन। और तीसरा है जब एक्शन कर रहे हैं उसके बाद हाथ कहाँ टिके उस पर भी आपका फोकस कहीं पर भी नहीं, ये या तो ये होगी या ये। 3 पॉइंट हम करेंगे, ठीक है। उस वक्त बहुत अहम पॉइंट है, क्या चीज़ बताएं स्पीक आप प्रेजेंटेशन में? आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट आप जब बात करें ना, ठीक है, मतलब निकाह में, वरना मतलब ये ऑडियंस में हम सबको बात कर सबको देख के आप डाल के बात करें, ऑडियंस को लगे कि वो मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप रिव्यू में देखेंगे बहुत सारे चीज होते हैं, जो स्पीच शुरू होती है सामने ऐसा डर लगता है कि अगर कोई देख लिया खा जाएगा क्या, ऐसा फेस करने की ताकत नहीं होती है। तो लोग क्या करते हैं मदरसों में सिखाते करते हैं, आप ऑडियो देखो मतलब सामने, तो सामने देख के अभी वो बेचारे ऑडियंस सोच रहे हैं मुझसे बात नहीं किससे बात कर रहे हैं, तो सामने देख के अच्छा जब स्टेज पे आते हैं तो पहला जरा सब लोग की नजर आप पे रहती है, आप कैसे चल रहा है कर रहा है, तो अंदर से डर लगा रहता है। थोड़ा सा कंफर्ट करने के लिए ना आई कांटेक्ट के लिए होता है प्रिलिमिनरी, जब आप वो रटे हुए जुमले आपके हैं ना, जो इंट्रोडक्शन आप कह रहे हैं कि हम बयान कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं, वो तो आप उसमें फॉर्मल करने की चांस नहीं है। इतने सारे लोग कर रहे हैं स्पीच में, आपने आपका ध्यान जा रहा है सब आपकी तरफ और आपकी स्पीच सोच भी रहे हैं, आपका फॉर्मल करेंगे, गलत हो सकता है चीजें, लेकिन वो तो रटे हुए आपके, वो चाहे कोई भी देखता रहे, आपको ऐसा होना चाहिए कि वो आप बोल सके। उस पीरियड में जब आप वो 1.5 मिनट में आप बात कर रहे हैं, 1.5 मिनट का बिगिन कर रहे हैं, इंट्रो कर रहे हैं, तो अलग अलग पैटर्न है। आमतौर पर हम लोग सिखाएंगे जेड पैटर्न का, कि अब जब स्टेज पर आए तो आप जब बात शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी नजर जो है लेफ्ट के कॉर्नर में होना चाहिए जो ऑडियंस में हो, और जेड शेप में उधर से आप जो 1.5 मिनट के अंदर ग्रेजुअली जेड उधर से आप ऐसा देखें, फिर जैसा फिर होते ये कोने में, और फर्स्ट रो के लेफ्ट की बात फिर ऐसे ऐसे होते थे, लास्ट आपके यहाँ खत्म होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं जेड पैटर्न इनिशियल आई कांटेक्ट के लिए अपने आप को फ्री करने के लिए जरा ऑडियंस में डर मिटाने के लिए जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सलात व सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। तो ये चीज जो है ना, एक बार आपने पूरे ऑडियंस में ग्लास मारा, आप कुछ पैटर्न हो सकता है, आप ऐसा जेड भी हो सकता है, लेकिन क्या है उस वक्त सोचने बैठे कौन एक फिक्स है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ आप जहन में हो कि मैं जब स्पीच शुरू करूँ तो आपकी आदत जैसी बन जाएगी, ऑडियंस को भी लगेगा कि सबको एक नजर सबके देख रहे हैं और आप भी थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, है ना। उसमें बात चेहरे आप लोग बहुत बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी लगेंगे, कुछ चेहरे से सूखे हुए मायूस से तो देख के आप पूरा नर्वस हो जाएंगे, उधर ध्यान आप देंगे, इग्नोर करेंगे, वरना उसको देख के आप बोलेंगे वो क्यों सो रहे हैं। अभी आपकी स्पीच एक तरफ आपका ध्यान हो रहा है, उसको देखिए मत, और कुछ चेहरे से मुंह हिला रहा है, चल रहा है, उधर ज्यादा ऑब्जर्व करें, ठीक है ना। थोड़ा सा बैलेंस करें कि जो जिनको देख के आपको मोटिवेट होता है वो करें। अच्छा कोई वाकई बहुत ज्यादा झपकी ले रहा है तो उस पर आप बोलेंगे आजू बाजू डिस्टर्ब करना, उसको बोले प्लीज अपनी स्पीच रोक कर आप जाके वो बोल के आ जाए, या जो भी है, या तो ज्यादा है तो बाहर फ्रेश होकर आ जाइए,
सबका मतलब ऑडियंस का भी और मेरा भी मूड खराब होगा, उसमें बिना तक लो तो झुकी मारा है स्पीच में, एक तरह आपके लिए इंसल्ट है। हो सकता है आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं, कई लोग हैं तो आप सबको नहीं भेज सकते हैं, फिर अपने आप को बाहर हो जाए, आपको उस लायक नहीं कि हो। कई लोग झपकी ले रहे हैं स्पीच के अंदर, तो ऑडियंस का भी कमी नहीं, वो आपको अपनी सलाह करनी है। तो ये बोले सब लोग का मौजूद क्या बोले सब लोग, आपको चाहिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो ये आई कॉन्टेक्ट जो है ये चौथा पॉइंट है, ये इंतहाई जरूरी है। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप उसको मतलब इसके प्रेजेंटेशन में इससे वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब ये आवाज जो है उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात कर रहा ना कि वॉइस मॉड्यूलेशन जो है ना, आवाज में उतार चढ़ाव, तो मैं बात कह रहा हूँ इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि स्पीच में वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी होता है, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन भी आपका ऊपर नीचे आवाज होनी चाहिए, इसके अगर ये एक लेवल में बात करेगा आपका धीरे 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 आपका इंटरेस्ट कम कम मौका कितना भी अच्छा, आपके अगर वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, ऑडियंस थोड़ी देर के बाद कितना बर्दाश्त करेगी और जबकि आने आने तो ये आवाज में उतार चढ़ा, तो मैं बात कह रहा हूँ ना वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज में उतार चढ़ा एक जरूरी चीज है। उसमें आपको बहुत मतलब इससे आप इतना इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं ना, मवाद कम भी रहेगा लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन से पूरा ऑडियंस को बोलते हैं उसके अंदर बात घुसा सकता है। और उसमें ये भी रहता है कि अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेस करना है तो आवाज में उतार चढ़ाओ, आवाज की स्पीड भी जो है ना, एक तेज से बोलते 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 फिर एक झटका जो देते हैं आपका कि हम बात मिसाल जो कहना है इस्लाम की बात स्ट्रेस करना है, इस्लाम में ये है वो सारी इसमें की सारी चीजें हैं, अगर आप उसको फॉलो करें मतलब मैंने बहुत तेज बहुत सारी चीजें गिना दी इस्लाम के फायदे, और फिर एक पॉज देकर फिर और वॉल्यूम भी कम कर, और फिर मैंने कहा अगर आप उसको फॉलो करें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और ये चीज अगर मैं इस्लाम गिनाते गिनाते और ये उसी टोन में मैं कहूँ अगर आप उसको फॉलो करें तो आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है, कुछ तब्दील नहीं हो, कुछ सोचेंगे नहीं, आपके कुछ आपकी बात कुछ असर हुआ ही नहीं। तो लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस आएगा, इसको चीजें आप पॉइंट जहन में रहेंगे ना तो आपके वॉइस मॉड्यूलेशन के चीजें। तो फिर मैंने प्रेजेंटेशन में क्या कवर किया फिर से जल्दी ये चीजें थी और छोटी मोटी बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना भी ज्यादा करूंगा तो फिर खत्म नहीं हुआ तो है छोटी मोटी वो तो डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, एकदम बारीकियां भी हैं बहुत सारी, उसको अभी मैं समझता हूँ प्रेजेंट के लिए इतना भी अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 90% चेंजेस आ सकता है जी। हाँ ये नर्वसनेस, हाँ ठीक है, नर्वसनेस जो है ना जब शुरुआत होते हैं ना, जब शुरू पहले बार स्टेज पे आते हैं तो बहुत आदमी नर्वस रहता है। अच्छा मामला क्या होता है कि जब वो तहरीक में बार बार दर्द देते 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 वो नर्वसनेस इतने हीट हो जाते हैं कि सामने वाले सब के सब सो रहे हैं ना, आपकी स्पीच वैसी चल रही है, इतना जरा सा भी नर्वस नहीं होता। तो हमको नर्वसनेस तो आपका एक्सपोजर से आपका दूर हो जाएगा इतना, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, नर्वसनेस दूर करने के लिए ना एक्सपोजर। तो मोर नंबर ऑफ टाइम्स ऑन स्टेज आपका नर्वसनेस ग्राफ जो धीरे 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 आपका फिर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो वो तो मसला उसका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, आप जितना स्टेज पर आए नर्वस दूर रहेंगे। मसला ये है कि आपके ऑडियंस नर्वस ना हो, आप तो बहुत अभी फॉर्म नर्वस जरा भी टेंशन नहीं है, सारी मजमस होता रहे, मेरे स्पीच में कुछ फर्क नहीं पड़े। मैं तो वही ये नहीं कि अगर सामने कोई अगर सोता है मुझे बहुत परेशानी होती है क्या कैसे करूँ, या अपनी स्पीच कम कर दूँ ताकि क्यों लोगों को आजमाइश डाल के रखो काम का के लिए क्यों बर्दाश्त करे लोग, है तो वो नर्वसनेस वाला मैटर एक्सपोज हो जाएगा। हमको फोकस करना है इसके ऊपर, मतलब उसके लिए जो सबका मसला है लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग आपको बार बार मौके मिलते रहे, मौका तलाश करते रहिए, बोलते रहिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और कोई बात हाँ फेशियल एक्सप्रेशन वो भी है ना, मतलब वो जो छोटी पॉइंट है ना वो भी है कि आप जब बात कर रहे हैं कि जब जन्नत की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। आप वही साहबे कराम की जो उनकी तकलीफ की बातें कर रहे हैं उस वक्त आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हशाक बशाक होकर आप ये खबाब भी नजर करो उनको लिटाया जाता था, आपको चेहरा ऐसी खुशी चमक रहा है और वाकया बयान कर रहे हैं कि वो तो आपका जो चेहरा जो है ना आपका जो बात कह रहे हैं उसको फेशियल एक्सप्रेशन खुशी की बात है, आपके चेहरे पर खुशी आना चाहिए, मायूसी की बात आपके चेहरे पे उदासी आना चाहिए। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत वो होना चाहिए। असल में एक प्लेन फेस रहता है, आप फेस देख के जज ही नहीं कर पाते हैं
कि वो खुश है, नाराज है, तकलीफ में है, टेंशन में है, नर्वस है, एकदम बता के देखा मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। बस फोटो देख के आप बोल सकते हो क्या कंडीशन। एक बात जैसी तस्वीर देखते हैं आप, कुछ भी कर लीजिए, आप उसका अंदर क्या पक रहा है बोल ही नहीं सकते आप। वैसा फेस नहीं की स्पीच में, ऐसा प्लेन फेस एकदम स्टर्न फेस ना, वो स्पीच के लिए अच्छा नहीं। इनफैक्ट जाकिर नायक शुरू और फिर डिस्कस करते हैं तो बोले इनिशियली वो चेहरे मेरे मुस्कुराहट आती ही नहीं थी, फिर बाद बड़ी मुश्किल से वो मैंने कोशिश किया कैसे मैं स्माइल करूँ। इनिशियल स्पीच देखिए एकदम स्टर्न फेस था, थोड़ा सा भी हो जो क्या है स्टेटस ऑफ इस्लाम की पहली स्पीच जाता है और बाद की स्पीच में देखिए मतलब चेहरे को थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से वो आ रहा है स्माइल, वरना कुछ स्माइल की स्पीच में रहती नहीं। वैसे ये डेवलप हो सकती है। इनफैक्ट हम लोग जब ट्रेन कर रहे थे तो हमको मोटिवेट करने के लिए कहा कि देखो तुमने जितना बैठा ना सब मुझसे अच्छा है। तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि समवन यूज्ड टू आस्क माय नेम, व्हाट्स योर नेम, आई यूज्ड टू से जाकिर, आई वाज स्टैमरिंग। इवन अभी भी बैठते हैं वन टू वन टॉक करने में स्टैमर करते हैं, तो जब मैं बोल सकता हूँ तो तुम लोग सब लोग मुझसे कहीं अच्छा बोल सकते हो। तो ये चीजें डेवलप हो सकती हैं। तो बहरहाल और कोई क्वेश्चन? ऑडियंस का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर देखते जैसे स्पीच करनी हो तो फिर उसमें लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतना उसके ऑडियंस बाद का मतलब हाँ किस तरह की ऑडियंस जी। है जिसको एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जाकला में यूज कर दिया था कि जब आप स्पीच कर रहे हैं, जब कंटेंट तैयार करते हैं ना, तो आपके पास ये पहले क्लियर होना चाहिए आप ऑडियंस को, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक हिंदी लोग बैठे हुए हैं और आप खाली छोटी मोटी मोटिवेशन बात करके नहीं कर सकते हैं, 10 की बातें करके उनको। अच्छा, ये मेरी आवाज। तो जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस का है, तो जब आप स्पीच आप बताएं मतलब तैयार करें तो सबसे जरूरी चीज है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेसिंग की इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही स्पीच आप एक इल्मी लोगों में बात कर रहे हैं, एक बच्चों में वही बात कर रहे हैं, एक कॉलेज के बच्चों में वही टॉपिक तो हो सकता है, लेकिन टॉपिक को प्रेजेंट करने का एक इल्मी ग्रुप में बात रखनी है तो अलग बात रखेंगे। अगर आपको कुछ मोटिवेट करने की बात करने तो मवाद कंटेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा, आपका पॉइंट वही रहेगा, लेकिन कंटेंट जो है आपका फिर बहुत सारी इल्मी से बहस नहीं होगी, वो बोर हो जाएगा किसी और में। तो ऑडियंस जो है बहुत खासतौर से दावती बातें करते हैं, कभी एकदम हाई क्लास एजुकेटेड लोग बात करनी होती, कभी झुग्गी झोपड़ी में जाके बेचारे गरीब लोग रहते हैं बात करनी होती, कभी स्कूल कॉलेज में आप लोग बात करनी पड़ती है। तो अलग अलग ऑडियंस हिसाब से उनको क्या सूट करेगा, उनको क्या समझ में आएगा, उसका अंडरस्टैंडिंग ये बहुत जरूरी है। और कोई बात? जी दो सवाल जी। एक ये कि आप टीनेजर्स से कैसे कांटेक्ट करेंगे, उनको मतलब कुरान हदीस बयान करना है तो उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, और टीनेजर्स को किस तरह से हम अट्रैक्ट करेंगे, कुरान हदीस बयान करते हैं तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखिए इसमें जो है ना पब्लिक स्पीकिंग में जो ऑडियंस है ना, आपके पास पहले ये होना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट क्या है। देखिए अब टीनेजर्स का उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, वो क्या चाहते हैं। एक एजेड लोग हैं, तहरीक से वाबस्ता लोग हैं, वो नहीं, उनका इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग ग्रुप्स का। अच्छा, अब उनके इंटरेस्ट के फील्ड में आपको घूमना पड़ा, आप उससे हट के बात करें उनको पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एक टीनेजर्स का कॉलेज जाने, उनके लिए कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कुछ उनके और भी स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, और जिस ऑडियंस में अगर कोई ग्रुप है उस ग्रुप का कुछ एक्टिविटीज है उसको मालूम करना। अच्छा, फिर उसके बाद उनकी एक्टिविटीज को लेकर, उनके इंटरेस्ट को लेकर कुछ ना कुछ बातें आप ऐसा शुरू करें कि वो जो उनके फील्ड से, उनके इंटरेस्ट से हमारा मैच करता हो, और वहां से लेकर फिर थोड़ा डाइवर्ट कर। लेकिन आप शुरुआत करेंगे जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन एग्रीमेंट है, बेटी के बच्चों से बात करें, टीनेजर्स है, क्योंकि आप ये बात कर सकते टॉपिक आप कुछ भी आप शुरुआत करें बेटी की, अगर हम जानते हैं उनकी कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये शुरू कर सकते हैं कि आपका कैरियर आपके लिए बहुत अहम है, वो बात शुरू करें। अच्छी कैरियर के लिए आपने क्यों चुना, कैसे चुना, इसके लिए आप क्या करें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने टॉपिक पर आके वहीं से जहां से उनका इंटरेस्ट उसको उठाइए और खींच के फिर जहां आपको लेके आ जाएंगे। लेकिन आपका बिल्कुल आपका स्टार्ट जो ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो मेरा टीनेजर्स के लिए वही लोगों है, टीनेजर किसी भी फील्ड का कोई भी ग्रुप है उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मालूम करके और वहां से इनिशिएट करके और फिर अपनी स्पीच और आके लीजिए, कुछ तो करेक्ट करना पड़ेगा उनके इंटरेस्ट से। आपको उनके इंटरेस्ट कुछ है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, तो आपकी स्पीच। सेकंड क्वेश्चन ये है, आप स्पीच देते देते ब्लैंक हो गए, स्पीच देते थे ब्लैंक हो गए तो हम ब्लैंक हो गए, बहुत अच्छा होता है प्रैक्टिकल। इसमें मैंने क्वेश्चन बात नहीं की, मैंने टाइम भूल जाएगा।
ये होता है कई बार होता है ना कि स्पीच करते करते अटक गए, भूल गए, और भूलने के बाद आसमान में तलाश करते हैं। हाँ ये सब ठीक है। ऐसा लगे तो जहाज थी घूमते हो और फिर अचानक से मिल गई हो, इसमें क्या रहता है उसको पब्लिक स्पीकिंग में हम लोग जो दावती प्रोग्राम में था, एक कुछ फिलर होते, फिलर क्या है, भरने वाला गैप है ना, उसको फिलर। अच्छा फिलर क्या है, जो कुछ आयत कुरान की ऐसी इतनी वर्सटाइल है ना, इतनी वर्सटाइल है कि वो किधर से भी आप उसको लिंक जोड़ सकते हैं। जैसे उदुबिल्ला से बिना नबी का बिना वल मौत तसरा हो गया, बिल्ला किया आ सकते हैं, वो एक आयत है। बहुत सारी आयत है ना, काफी वर्सटाइल है और वो आपकी रटी हुई है। उसमें अगर आप भूल गए कोई तो आप ये कह सकते हैं कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान वो आयत पढ़ी, और जब आयत पढ़ रहे हैं ना तो हाँ वो और नहीं बता रहे, तो उसमें क्या वो जब कुरान की आयत पढ़ रहे होते हैं ना, आपको बगैर दिमाग यूज कर किया वो आयत पढ़ रहे हैं, अब आपका दिमाग पीछे काम कर रहा है, पॉइंट मतलब ऐसा ऊपर लेने जरूर नॉर्मल करिए। ऐसा नहीं कुरान की आयत पढ़ रहे मतलब अपने फेस से इजहार कर रहे हैं कि मैं तो अपनी स्पीच भूला हुआ हूँ, वो याद कर रहा हूँ क्या है क्या है क्या है क्या है, लेकिन वो चीज वो इजहार आयत पढ़िए और दिमाग बहुत फास्ट है, वो पीछे सोचते रहता है। अगर पॉइंट मिल गया नहीं तो आपका दिमाग इतना फास्ट रहता है ना कि वो ठीक क्या कट शॉर्ट आगे कैसे प्लान करना है, कुछ मिस भी कर दिए ना। देखिए हमारा मकसद हम क्या डरते हैं, हमने एग्जाम्पल 8-10 पॉइंट लिखे हैं, अब हम सोच के आते हैं 10 पॉइंट तो सुनाना ही सुनाना है, अरे एक आध पॉइंट छूट गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन जाहिर मत करिए कि छूटा हुआ है, ठीक है ना। अभी सिर्फ वो पॉइंट छूट गया था, वो बहन ने बताया कि भाई हाँ बहन ने बताया कि वो क्या पॉइंट आप बताया था अभी, हमारे ऑडियंस हाँ ऑडियंस छूट गया था, तो ठीक है, तो मुझे मिस हो गया था, लेकिन ठीक है वो जाहिर मैंने तारीफ कर दी, आपने इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताया, यहाँ से चले लेना ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, उसमें भी पॉइंट ऐड कर दिया, मुझे जाहिर नहीं है, मुझे मालूम नहीं, ठीक है। दूसरा जो बहुत सारे मौलाना लोग कहते हैं स्पीच भूल गई दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ लगा दी, अब लोग दरूद पढ़ रहे हैं, हमारा पॉइंट सोच रहे हैं नहीं आता है और जोश से पढ़ो, दो तीन बार जोश दिलाए इनके पॉइंट आ जाता है। ये भी तरीका अच्छे अंदाज में, मतलब मौलाना लोग यही करते हैं, सबको दरूद पे लगा देते काम पे और अपनी स्पीच होते रहते हैं। अच्छा एक और चीज मैं बता रहा था कि स्पीच में ना एक चीज आप नोट कर लीजिए, कभी चिट्ठी लेके नहीं जाना है, ये बहुत अहम है। स्पीच पर आमतौर पर पोडियम भी ठीक है, कांच वाला है ठीक है, जो पूरा ऐसा रहता है, छोटा सा खाली मुंह दिखता रहता है, आपका बॉडी लैंग्वेज ना वो आप ऑडियंस को दूर हो जाते हैं, तो सिर्फ सादा माइक हो आपके पूरे जिस्म जो ऑडियंस के सामने हो, और सामने कोई चीज ऐसी बैरियर आपके ऑडियंस के लिए, आप ऑडियंस में घुल के बात करें, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हम जैसे मैंने बताया कि स्पीच को पॉइंट भूल न जाए, इसके लिए चिट्ठी हमारे पास कंपल्सरी रहती है, सारा पॉइंट। और हम स्पीच बोल रहे होते हैं लेकिन ध्यान इधर रहता है, आपका ध्यान जहां उसमें स्पीच में गया, आप ऑडियंस से इधर चला जाए, आप ऑडियंस देखिए, बात करिए, स्पीच करिए, 2-3 पॉइंट अगर छूट जाए करें, 10 में से 3 छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन 7 पॉइंट जो आपने बात रखी है वो पूरे सबके जहन में बैठ जाए, लेकिन वो 3 पॉइंट एक आध पॉइंट छूट ना जाए, आपने पूरे 10 के 10 पॉइंट पूरे परफेक्ट बता दिए, ये हासिल है। उस स्पीच के बाद अगर आप पूछे ऑडियंस से कितना पॉइंट गया, तो अगर कोई 4 गिरा देना, अगर आपने अच्छे स्पीच में किया 10 में 4 पॉइंट गिरा देगा तो मैं कुछ हाथ में दिया, आपकी स्पीच में दम ही नहीं कि आपकी ऑडियंस को आपके दिमाग में बैठा सके, हो गई नहीं। तो देखिए स्पीच जो है कोशिश करें कि कोशिश नहीं बल्कि आप लोग लिख लें इस बात को कि वो चिट्ठी लेके नहीं आना, एक आध पॉइंट भूल जाता है, भूल जाए करें, ब्लैंक्स अगर आते हैं भूल जाते हैं, उसके लिए कुछ तरीके और भी फिलर्स कुछ कुरान की आयत याद कर लीजिए, और वहां से फिर आप जो याद आ जाएगी, उसी में कोई पॉइंट दावत की भी ले सकते हैं, हिकमत की भी ले सकते हैं, इस्लाम की भी बहुत सारी शाखें खुल जाती है अंदर से, बहुत से कुरान की आयत है, उसमें कहीं भी आपका वहां से जोड़ के अपने पॉइंट तक आप डिवाइड कर लेंगे, मतलब ये आसान तरीका, मगर जरूर थोड़ा चीक तरीका, लेकिन अगर नहीं है तो चीक में भी वो कर सकते हैं, ठीक है। और कोई बात, अच्छा पॉइंट जी, क्वेश्चंस कैसे टैकल करते हैं? क्वेश्चन टैकल करना ना, देखिए ये एक अलग सब्जेक्ट है, हम लोग जो वर्कशॉप करते हैं ना, एक में होता है कंटेंट, एक स्पीच पे, और हैंडलिंग क्वेश्चन आंसर जो है ना, तो एक पूरा एक वर्कशॉप में फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको ब्रीफ कर दूं। तो क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन हैंडलिंग करना वो भी एक टेक्निक है। हम ऑडियंस से कहते हैं कि भाई ठीक है, कल मैंने कहा
कि एनीवन हैज क्वेश्चंस प्लीज आस्क, सामने वाले ने क्वेश्चन कर दिया। अक्सर ये होता है कि वो मौका बड़ा रहता है, वो आपसे करीब आके आपने तो सुन ली, अभी उन्होंने सवाल किया मुझसे एग्जाम्पल, बाकी लोगों ने नहीं सुना, इनके पास कभी माइक है कभी माइक नहीं है, और माइक है तो भी कम से कम स्टेज पे तो नहीं है कि लोग चेहरा देख रहे हैं। अक्सर वो सवाल करने वाला डर तो ऑडियंस में क्लैरिटी नहीं रहती। हमको क्लियर हो गया, हम सीधा जवाब देना शुरू करते हैं। ठीक है, आपका सवाल ये, जवाब ये है कि आपने पूरा जवाब दे दिया, ऑडियंस बेचारे क्वेश्चन ही नहीं पता, क्वेश्चन नहीं पता। कई लोग हिम्मत कर पूछे, यार सवाल दोहराई वो नौबत क्यों है, हमने सुना नहीं। अरे आपको पता है कि उसने नहीं सुना है, आपको मालूम होना चाहिए ऑडियंस सवाल सुनती नहीं है, और सुन भी तो समझती नहीं है। तो आप जब स्टेज पर खड़े हैं, किसी ने ऑडियंस से सवाल किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप ये कहें। हाँ, अच्छा, पहले तो उसको क्वेश्चनर को अप्रिशिएट करें। ऐसा नहीं कि उसको सवाल किया, ऐसा कैसे सवाल किया, मतलब वो उसको टॉन्ट या तनकीद नहीं होना चाहिए, अप्रिशिएट। हमारे भाई या बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, या बहुत अगर आप कॉर्नर करने वाला है कि बहुत क्रिटिकल सवाल किया है, बहुत टेक्निकल सवाल किया है, काफी मतलब जो भी है अच्छा अप्रिशिएट करने के लिए उसको कि हमारे भाई बहन ने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि अब उसका पूरा सवाल आप दोहरा दें। ठीक है, बातों का ऐसा होता है कि वो सवाल करके हम जवाब दिए लिए होते हैं, और वो क्वेश्चन करता है, नहीं मेरा ये सवाल नहीं था, मैं तो ये कह रहा था। अब पूरा आपने जवाब किया हो गया, उसके लिए क्या करना है, एक तो पहले आपने क्या किया कि ऑडियंस को सामने में सवाल दोहरा लिया। दोहराने से काम नहीं करता। आपने सवाल दोहरा दिया तो काम खत्म नहीं हुआ, दोहराने से ये हुआ कि उसने जो सवाल किया ऑडियंस सुन लिया, लेकिन आपने सही सुना है कि उससे क्या गारंटी। तो आप ये करने, भाई ने ये सवाल किया, ये सवाल ना भाई, हाँ, उससे एक्सेप्टेंस ले लिया, उससे वो मुंह हिला दे, हाँ ये सवाल है, बाद में ये ना बोलिए नहीं मेरा नहीं ये सवाल है। तो उसने जो बोला, आपने सवाल दोहरा दिया, हो सकता है आपको शुरू में गलती हो, तो आपने दोहराने के बाद वो बात एकदम पक्की कन्फर्म हो जाती है, और उससे मुंह हिला दिया, ये सवाल है, हाँ ये सवाल, ठीक, नाउ यू कैन गो अहेड विद आंसर्स। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन आंसर्स के लिए है। और फिर वो काफी डिटेल में है कि वो सवाल क्यों कर रहा है, सवाल वाकई में कुछ जानने की कर रहा है तो आपका टोन अलग होगा। सवाल आपको नीचा दिखाने की कर रहा है कि आपको नहीं मालूम, हम कॉर्नर करने की कर रहा है, तो वो उसका टोन अलग रहेगा। सवाल अगर ऐसा है कि वाकई में आपका जवाब नहीं है, तो उसका क्या हो रहेगा, वो बहर पूरी एक अलग से मालूम है तो आपको फंसा रहा है, तो आपको जवाब नहीं मालूम है तो अलग अलग, तो पूरा एक अलग चीज है। इंशाल्लाह फिर कभी हुआ तो क्वेश्चन आंसर को एक सेशन आप अलग से रखेंगे, मतलब मोटी मोटी बात है। फिलहाल हम इसको फोकस करें तो ना आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, तो ये स्पीच एक तरफ दोनों चिट्स आपने कहा कि यूज नहीं करनी है, जी, थोड़ा जोर से। चिट्स आपने कहा कि यूज नहीं करनी है, चिट्स आप यूज नहीं मेंटली एक वो सहारा रहता है सामने, कुछ अगर पॉइंट्स सिर्फ लिख दी जाए कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, नॉट द होल कंटेक्स्ट, सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिख दी जाए, एक कॉर्नर में रखे कि मेंटल सहारे के लिए हाँ ये है, तो एक नजर से ग्लैंस उस पर डाल दी जाए, तो इसे इसको मतलब एकदम अवॉइड इसको करना है, या इसमें क्या रहता है सही है कि अगर कोई आपको लगता है कि जो लगता है लगती है जब कि ये पॉइंट्स कुछ मिस होगा तो वाकई में जो उसका हक अदा नहीं हो पाएगा, यह चीज बहुत जरूरी है, याद तो है लेकिन मिस न करके एट ए ग्लांस सामने। तो उसमें क्या होगा, अगर मजबूरी रखना पड़े तो पहले मैं कह रहा हूँ कि प्रेफरेबली अवॉइड, अगर मजबूरी रखना पड़े तो आपके पास जो चिट हो ना, जो स्पीच हो, उसमें आपको बोर्ड में मोटे मोटे पॉइंट्स पूरी पूरी तकरीर और डायरी खोल के नहीं होना चाहिए, अम्मी से कह रहे हैं ठीक है। तो पूरी अम्मी की पूरी डायरी होती है अगर स्पीच भूल गए तो कहाँ पढ़ते बैठेंगे आप, लेकिन ठीक है वो जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जरूरत नहीं पड़ती अलग बात है। तो उसका एग्जाम्पल आप लोग उठा लें कि अगर हम लोग भूल गए, वो भूलते नहीं, और भूलते तो 50 रुपये के पास है, हम लोग किसी का है, ठीक है। तो अगर आप भूलने का चांस है तो उसमें जो है सबसे पहली चीज है कि पूरी स्पीच लिखी हुई ना हो, मोटे मोटे एक कागज के ऊपर, एक कागज पे मोटे मोटे पॉइंट्स आपके हो, ठीक है। अच्छा, और उसमें क्या हो, अगर देखना पड़े तो ऐसा नहीं कि भाई वो चोरी से देख रहे हैं मतलब वो दूसरे चोरी कर रहे हैं, उसमें आपका स्पीच ये मतलब आपने ये रखा एग्जाम्पल सकी हुई स्पीच करते हुए अगर मुझे देखना हो तो बिल्कुल सामने पॉज करके कोई शुरू उसको देखते हुए नहीं, ठीक है। तो अगर आपको एक आधा सेकंड जाता है देखते, ठीक है,
उसको पीक करके 24 ऐसा करके वो चला जाता है, वो बहुत खराब होता है। तो मजबूरी पड़े तो सामने पॉइंट्स रखिए, सामने अच्छे से देख लीजिए, उसको बाजू में रखिए, उसमें देख के बात मत करिए। आप देख कर अपने समझ में आ गया, बाजू में रखिए, फिर शुरू कर दिया। फिर अगर भूल गए फिर एक बार चाहिए तो एक बार देख के वापस रख के उसको फिर शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर चीज मजबूरी लेना पड़े तो पूरी मोटे मोटे पॉइंट्स में हो, ऑडियंस सामने देखिए। अगर आपने जो देखे शुरू रिएक्शन होती है, जब अभी सुनता था, वो स्पीकर जब स्टेज पर आया है उसके पास पेज है 4-5 पेज, अरे बाप रे, लग रहा है पूरा पढ़ के अब वो सुना एक पेज खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, ऐसा लगता है दो बाकी है। वो चीज कितना नर्वस कर देता है ऑडियंस को। आपके जो संवाद आप लेकर खड़े होते हैं, ऑडियंस आप पेजेस गिनते हैं, नर्वस परेशान होते हैं। क्यों परेशान करते हैं ऑडियंस काम का? छोड़ दीजिए ना, वो उतने पेजेस जो है ना, वो 4 पॉइंट रखिए, मोटा मोटा रखिए, ठीक है। ऑडियंस को नर्वस मत करिए। आपको हो सकता है बहुत अच्छा मवाद हो, लेकिन पहले ही वो ऑडियंस को अरे ऐसा, अब वो क्या सुनेगा, ठीक है ना। तो चिट्ठी वो लंबे लंबे, अगर मजबूर हो तो लंबे लंबे पेजेस सफात मत रखिए प्लीज, एक कागज के ऊपर मोटे मोटे पॉइंट्स करके और सामने से देखिए, ऐसा डर के चोरी से देख के रखिए और उसको हटा के बात करिए। क्लियर होगी बात? और कोई बात? ये जो पॉइंट्स की बात कह रहे हैं, वो पीपीटी प्रोजेक्टर्स या बोर्ड्स के थ्रू ज्यादा कन्वीनियंट रहता है ना, ऑडियंस भी कनेक्ट होता है। पीपीटी की बात करें, देखिए हम जो बात कर रहे हैं ना, वो क्यों कहते हैं जो करते हैं। इनका सवाल ये है कि जो पीपीटी में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, प्रेजेंटेशन रहता है, तो उसमें तो आपके सामने दिख रहा था ये सवाल ना, ठीक है। दोनों में एक स्पीच में और प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क है, वो अलग ही एवेन्यू है, ठीक है। हम जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम स्पीच प्रेजेंटेशन की स्पीच की बात कर रहे हैं, और बाकी वो जो पीपीटी है, पीपीटी में आपको ऑडियंस को बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करना होता है, एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करना है, ठीक है। तो उसमें आपका बहुत आई कॉन्टेक्ट भी नहीं है, पब्लिक का ध्यान पीपीटी पर है, तो इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको इमोशंस को एड्रेस नहीं करता है। पीपीटी जो आपके इमोशंस को एड्रेस नहीं करता है, आपकी बहुत ज्यादा अपील वो नहीं होता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर कर सकते हैं, तो आपका, लेकिन हम जो अक्सर बात करते हैं कि ठीक है, अभी हमने सेव वाटर कैंपेन किया, तो सेव वाटर कैंपेन में कुछ स्टैटिस्टिक्स है, क्या चीजें हैं, तो आपको पूरी याद नहीं रहेंगे, आप चाहते ऑडियंस में वो करें, तो ऐसे चीज करना, ठीक है, आपने पीपीटी के जरिए सारी चीजें बता दी, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं होता है जो आप एक स्पीच के जरिए लोगों से आप एक मोटिवेट करना चाहते हैं। और क्या बात, ठीक है, तो मुझे छुट्टी कर वो आपने बताया कौन? देखिए इसमें जो है ना, इसमें 3 कॉलम जरूर नहीं, पहला एक ही कॉलम काफी है। इसमें जो है ना, ये अभी आप रिव्यू जब करेंगे तो आप सबके पास ये कागज रहेगा, ठीक है। हाँ, दे दीजिए। सबके हाथ में आ गया, इसको नहीं मिला अभी, ये दोनों को नहीं मिला, ठीक है, बाजू वाले देख लिया, अगर किसी को नहीं मिला पहले समझ लें, बात को जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, जिस किसी का रिव्यू चल रहा होगा, ठीक है ना, आप सब लोगों को नंबर देना है, ठीक है। अच्छा, ये 3 कॉलम जो बने खाली, वो 3 असल में लिखे हुए चाहिए, आप 2 इग्नोर कर दीजिए। तो आप जो है पहले आप जिसका रिव्यू चल रहा है उसका कॉलम में आप नाम लिखिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नंबरिंग किस तरह से दी गई कुछ बात करना जी। तो इसमें देखिए जो नंबरिंग आपको देनी है, पहला नंबर दिया है जेस्चर्स का 10। अगर पूरी स्पीच में अगर आप में से जो जिसका रिव्यू चल रहा है उसने कोई एक्शन नहीं किया तो उसको आप 0 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे स्पीच में हाथ अगर उठा ही नहीं तो पूरी स्पीच में हाथ ऐसे पूरी आपको हाथ उनका दिखेंगे, और रिकॉर्डिंग पता नहीं कितना बड़ा लिया है, अगर पूरा हाथ बंदा खाली मूव कर लिया हो तो समझ नहीं आएगा आपको पूरा लिया। तो अगर पूरी स्पीच में, अच्छा जेस्चर, जैसे मैंने पूरा पॉइंट बताया कि जेस्चर्स
आपकी जो बात कह रहे हैं, अगर हाथ निकला है तो ठीक है, आप 2-3 नंबर दे दीजिए। जो हाथ है उसकी स्पीड से मुताबिकत रखता है तो 2 नंबर और दे दीजिए। उसमें वैरायटी है तो 2 नंबर और दे दीजिए। सारा पूरा करना है तो ठीक है, 10 भी दे सकते हैं। अगर वो 10 नंबर तो आपने स्पीड देखा, आपने पूरा देखा एक्शन ठीक ठाक है ओके, तो आप अपने हिसाब से अंदाज से 0 से लेकर 10 नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। अपने अलावा आप अपने आप को नंबर दे सकते ठीक है। दूसरा है आई कांटेक्ट। आपको वीडियो में दिख रहा है कि वो आगे इस समय भी आप लोग को देख रहा हूं, आप लोग सबको मैं वो जो स्पीच कर रही है, जो आप देख रहे हैं कि वो एक जगह नहीं देख रही है, सबको जिसमें बात कर रही है। आप जो स्पीच दे रहे हैं तो अब ये भूल जाएंगे आप स्पीच कर रहे हैं। जिस तरह बात करते हैं नॉर्मल, अगर स्पेस उतर गया है, कई बार देखा है कि वो अपने साथियों में से जब डिस्कस करेंगे तो नुक्कड़ पे खड़े खड़े जब यहाँ से निकलते हैं ना, खड़े खड़े 1 घंटा बात करेंगे, हर टॉपिक पर बात करेंगे, हर लॉजिक रीजन से। और वही स्टेज पर तो मैंने अच्छे पॉइंट है ऐसे साथी तो मैंने कहा आपको स्पीच देते हैं, साथ लॉजिक में स्पीच दे दिया तो 20 मिनट निकाला उनको भारी पड़ गया। फिर नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे 1 घंटा उनको बोलना पड़ता है, भैया जाते हैं। मसला क्या होता है, आपके पास पॉइंट्स है, लॉजिक है, रीजन, आर्ग्यूमेंट सब आपके पास है, तो नुक्कड़ पे खड़े रह के बोल सकते हैं 4 लोग। वही स्टेज पर आगे तो वो आपके अंदर ना आपका सलाहियत है, बोलने सब कुछ है, एक स्टेज फियर जो है ना वो आपको वो देता है। तो वो चीज जो है मेरा उनको अवॉइड करनी। तो आई कांटेक्ट जो है, जिस तरह बात है आप नॉर्मल अंदाज में बात करते हैं, आई कांटेक्ट में स्टेज पर फील रहकर आप उसी तरह सबसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अगर आई कांटेक्ट अच्छा है तो आप 0 से 5 तक आप नंबर दे सकते हैं। उस वक्त टर्मिनस बोल देखिए कि हाथ कहाँ टिक रहे हैं, अगर कुछ हाथ जो है घोटे में कर रहे हैं, बार बार कुछ चीज को खेल रहे हैं, कमल कर रहे हैं, सिटिंग है, अगर आपको लग रहा है टर्मिनस बराबर नहीं है तो आप 0 से 5 के लिए अच्छा है। मतलब आपका टर्मिनस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका परफॉर्मेंस दिखाता है ये टर्मिनस है। फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, अगर आपको लग रहा है कि वो टॉपिक के मुताबिक चेहरे से खुशी, एंजाइटी सब जाहिर हो रही है तो वो चीज़ है। तो ये नंबर हो गया 10, 5, 5, 5, जेस्चर, आई कांटेक्ट, टर्मिनस और फेशियल एक्सप्रेशन। ये हमने अभी फिलहाल 4 चीज को मैंने समाप्त किया इसकी। अच्छा, दूसरा भी जो स्पीच है, जो मैंने कंटेंट के बारे में बात की थी शुरू में, तो कंटेंट में मैंने इस तरह से बांटा था कि आपने तमहीद किस तरह से, इंट्रो किस तरह से किया आपने, मतलब आपकी इंट्रोडक्शन अगर बहुत मायूसून थी, जो मैंने बताया कि मुझे टाइम से नहीं मिल सका, अभी ये 2 दिन पहले तैयारी की और टूटे फूटे कुछ में बकवास करने वाली है, बोला आपने बकवास सुनेगा तो आपने बोला नहीं, लेकिन वो जुमले ने आपने बता दिया काले बकवास ही करना है कुछ वाले, तो ऑडियंस पास टाइम नहीं है आपकी बकवास सुनने के लिए। तो आपका इंट्रो कितना अच्छा है, मतलब इंट्रोडक्शन आपने इंटरेस्ट पैदा कर पाए नहीं, आपको लगता है कि स्पीच शुरू कर रही है तो इन्होंने एक इंट्रो अच्छा किया, भले स्पीच आगे लेकिन इंट्रोडक्शन एक इंटरेस्ट उठा दिया तो आप लोग अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर असल बॉडी ऑफ द लेक्चर की बॉडी जो स्पीच का कंटेंट है वो अगर 15 नंबर मैंने उसके लिए दिया कि वो असल स्पीच क्या रहता है। अगर आपको लगता है कि स्पीच के अंदर हमको कुछ मिला, हासिल हुआ, अच्छा लगा, तो आप अगर लगता है कुछ हम जान रहे तो वही सेम चीज रिपीट हुई है तो आप उसको 0 तो नहीं 5 से 15 के बीच आप जो चाहें नंबर ले सकते हैं। और सबसे अहम जो है कंक्लूजन, कि टाइम खत्म हो गया, आप कंक्लूड ही नहीं किया। कई लोग स्पीच करते करते ऐसे झटके से बंद करते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं होता है, ऑडियंस समझ ही नहीं आता कि इसके लिए स्पीच किया था, शुरू किया था। कंक्लूजन अगर अच्छा है तो आप उसको 0 से 5 तक नंबर दे सकते हैं। तो इसी तरह हर हमें जितने लोग बैठे हैं इसमें असल में क्या है, हम जजेस भी बैठा सकते हैं, वो भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, आप सिर्फ देखेंगे और ध्यान कहीं आपका कहीं और जा सकता है। अब आप जब रिव्यू किसी और का देखेंगे उन सारे पॉइंट्स पर आपका नंबर देता है, बहुत गौर से वॉच करेंगे, कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो आपको लगे आप भाई इससे अच्छी है, मुझे अपनी नजर पैदा करनी है ना, और आप खुद अपना देखेंगे चाहे शामी आपको ये कर लेंगे, ठीक है। और इसका अगर ये हो सके पॉसिबल में, हाँ, जो ऑर्गेनाइजर है वो सीडी जो है ना तो लोग को आम ना हो, लेकिन अंदर से जिसका सीडी है ना, जिसका पेनड्राइव है, अगर हो सका तो उनको अपना अपना लोग लेके जाए या बाद में भी ले लें और खुद अपने आप को बैठ के ना देखें। तो आप लोग जो है दूसरों का नहीं, मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं, पहली बार कर रहे हैं वो शेयर करना आप लोग आपस में मुनासिब भी नहीं है, लेकिन कम से कम अपना वीडियो आप लेके जाए, पेनड्राइव हो जो भी जरिया हो, और अपना भी जाके भले अगर हिम्मत है तो सबके साथ में या कमरा बंद कर अकेले समझा एक बार मोबाइल पे या टीवी पे देख लें सुकून से, अच्छे पॉजिटिव वे में, और उसके बाद में क्या खामी है उसको इम्प्रूव करें। और हो सका तो फिर ठीक है, अगर आप लोग अगला सेशन आपका होता है महीना 2 महीने बाद
इसी टॉपिक पर आप अपने आप को महीना भर प्रैक्टिस करें और यही स्पीच आप वो सारे पैरामीटर्स रखते हैं, रिकॉर्ड करें और फिर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे। बिफोर आफ्टर अच्छा रहता है ना, जो बेचते हैं बिफोर आफ्टर, तो आपको भी समझ में आएगा कि बिफोर व्हाट वाज है, नाउ व्हाट आई एम, ऐसा वो दोनों समझ में आएगा। दोनों वीडियो आपको जब देखेंगे तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर हो सका तो आप लोग फ्यूचर में उसको कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस